गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल की क्लास तक हमने क्वेश्चन किया, उसमें कल की क्लास में कमेंट्स भी आया कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 7 दोबारा करवाना है, मतलब करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो हमने लास्ट क्लास में करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर आप 4 देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 22 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर चौड़े रेखा छिद्र पर अभिलंबवत आपतित होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम दो निम्नलिखितों की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करो। कोणीय चौड़ाई ज्ञात करो, यानी कि हम ये कहेंगे कि हमारे पास में ये केंद्रीय उच्चिष्ट हो गई, ये प्रथम निम्नलिखित और द्वितीय उच्चिष्ट, ऐसा पढ़ेंगे। तो यहां तक हम ये कह सकते हैं कि इसका जो हम मान निकालेंगे, जो दिया है क्वेश्चन में, यहां से क्या हो गया, स्मॉल ए या स्मॉल डी हो गया। इसका मान आएगा 22 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, और लैम्डा का मान इसको मैं चेंज कर लूंगा तो क्या आएगा, 22 × 10⁻⁷ मीटर, यानी कि सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या आएगा, लैम्डा बराबर 5500 एंगस्ट्रॉम। तो क्या हो गया, लैम्डा बराबर 5500 × 10⁻⁻10 मीटर। ये दो जीरो प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, 55 × 10⁻⁸ मीटर। ठीक है, हमने कोणीय चौड़ाई का मान ये निकाल रखा है कि a sin θ = n लैम्डा। तो क्या आएगा, sin θ = n λ/a, तो थीटा बराबर sin इनवर्स n λ/a, ये हमने पढ़ रखा है। जहां n क्या है, संख्या है 1, 2, 3, जितनी भी फ्रिंजें होंगी उनके में कोणीय चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहां लिखेंगे पहला पॉइंट, प्रथम निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई θ1 बराबर n का मान क्या लेंगे, 1, क्या हो गया, साइन इनवर्स λ/a, वैल्यू पुट कर दो। θ1 बराबर साइन इनवर्स 55 × 10⁻⁸ बटे 22 × 10⁻⁷। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, θ1 = साइन इनवर्स
5.5 बटे 22। जब 5.5 में 22 का भाग देंगे तो थीटा 1 बराबर साइन इनवर्स 0.25 रेडियन, यानी कि जो प्रथम निम्निष्ठ है उससे प्रथम निम्निष्ठ जो कोणीय चौड़ाई हो कितनी आएगी, 0.25 रेडियन आएगी। ठीक है, अब निकालेंगे द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई। द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई क्या हो जाएगा, बराबर 2 रखेंगे तो थीटा 2 बराबर साइन इनवर्स 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल ए। तो क्या आएगा, थीटा 2 बराबर साइन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 55 10 टू पावर -8 बटे 22 10 टू पावर -7। इन पावर को जब हल करेंगे तो कितना आएगा, थीटा 2 बराबर साइन इनवर्स 52 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 110 हो गया, डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -7 ऊपर गई और 10 टू पावर -8 ऊपर थी तो +7 और -8 तो कितना बच गया, -1 बचेगा। आगे लिखे तो कितना आया, थीटा 2 बराबर साइन इनवर्स 11/22 तो थीटा 2 बराबर साइन इनवर्स 0.5 रेडियन। द्वितीय निम्निष्ठ था, उस द्वितीय निम्निष्ठ की जो कोणीय चौड़ाई होगी वो कोणीय चौड़ाई का मान कितना होगा, 0.5 रेडियन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कर रहा है कि 2 पोलराइड इस प्रकार रखे हैं, 2 पोलराइड इस प्रकार रखे हैं, 2 पोलराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। यदि पोलराइड को एक दूसरे के सापेक्ष, यदि पोलराइड को एक दूसरे के सापेक्ष 30 डिग्री व 90 डिग्री पर घुमाया जाए तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता का कौन सा भाग होगी, निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता का कौन सा भाग होंगी। हमें क्वेश्चन दिया है, 2 पोलराइड है, उनको इस प्रकार रखा गया है कि निर्गत जो प्रकाश है उस निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या है, हमें अधिकतम प्राप्त होती है। यदि पोलराइड को
एक दूसरे पोलराइड पहले पोलराइड के सापेक्ष दूसरे पोलराइड को 30 डिग्री और 90 डिग्री कोण पर घुमाया जाए तो निर्गत प्रकाश की इन स्थितियों में जो तीव्रता होगी वो अधिकतम तीव्रताओं की कौन सी भाग होगी, यह हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले तो हमें दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री, पहला पॉइंट तो, और थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। मेलस का नियम लगाएंगे। मेलस के नियम से पहला पॉइंट लेके चल रहा हूं मैं 30 डिग्री, थीटा बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान क्या रखें 30 डिग्री, तो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 30। अब कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2 होता है, तो कितना हो गया, आई बराबर आई नॉट मल्टीप्लाई अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या बन गया, आई बराबर आई नॉट गुणा 3/4, तो आई बराबर 3/4 गुणा आई नॉट, यानी कि यदि कोण 30 डिग्री बनता है तो निर्गत प्रकाश जो तीव्रता होती है वो अधिकतम तीव्रता के 3/4 गुनी होती है। कितनी होती है, 3/4 गुनी होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा है, तो थीटा का मान कितना रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। जब थीटा का मान 90 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 90, और कॉस 90 का मान जो होगा कितना होगा, 0 होगा, तो आई बराबर कितना हो गया, 0। यानी कि यदि हम दूसरे पोलराइड को पहले पोलराइड के सापेक्ष 90 डिग्री कोण पर घुमाते हैं तो इस स्थिति में जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होती है वो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की तुलना में कितना गुना होती है, 0 होती है, 0 गुना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है अपना, ये कह रहा है कि दो ध्रुवक प्लेटों की ध्रुवण दिशाएं, दो ध्रुवक प्लेटों की ध्रुवण दिशाएं परस्पर समांतर हैं। दो ध्रुवक प्लेटों की ध्रुवण दिशाएं समांतर हैं, दिशाएं समांतर हैं, जिससे निर्गत प्रकाश की निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है, तीव्रता अधिकतम है। इनमें से एक प्लेट को कम से कम, इनमें से एक प्लेट को कम से कम कितना घुमाया जाए, कितना घुमाया जाए कि निर्गत प्रकाश
कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम की चौथाई रह जाए, अधिकतम की चौथाई रह जाए, तो इसके सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे अपन? मेलस के नियम से क्या लिखेंगे? I बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये पूछ रहा है हमें क्या? थीटा का मान तुम्हें पूछ ही रहा है, और इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि जो निर्गत प्रकाश है, इससे निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो तीव्रता अधिकतम तीव्रता की 1/4 रहती है। अर्थात हम ये कहेंगे कि जो अधिकतम तीव्रता आई नोट है, इससे आई नोट की तीव्रता कितनी होगी? 1/4 होगी। अर्थात आई बराबर क्या हो गया? आई नोट बाई 4 होगा, आई नोट बाई 4 होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? आई नोट बाई 4 इक्वल टू आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई नोट से आई नोट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। दोनों पक्षों में क्या कर दूंगा? मैं वर्गमूल कर दूंगा। तो क्या आएगा? कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। ये 1/2 प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। अब इसमें यदि मैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स प्लस का 1/2 लूं तो कितना आएगा? थीटा का मान 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 60 डिग्री। यानी कि उस प्लेट को यदि हम कम से कम 60 डिग्री घुमाएंगे तो कम से कम 60 डिग्री घुमाने पर उसकी तीव्रता, जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी, वो अधिकतम तीव्रता की 1/4 गुनी होगी। ये तो कम से कम हो गया। अधिकतम से अधिकतम कितना घुमा सकते हैं? तो थीटा बराबर कितना हो गया? कॉस इनवर्स माइनस 1/2, और कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मान होगा 120 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया? 120 डिग्री। और यदि उस प्लेट को मैं 120 डिग्री, अधिकतम से अधिकतम 120 डिग्री घुमाऊं, तो उस स्थिति में भी जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी, वो निर्गत प्रकाश की तीव्रता कौन सी होगी? 1 अधिकतम तीव्रता की 4 गुनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरे हैं। अब हम देखते हैं नया चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर का मैं तुम्हें इस वीडियो में केवल परिचय बताऊंगा कि इसमें क्या हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर कौन सा अपना? चैप्टर नंबर 13, प्रकाश विद्युत प्रभाव व द्रव्य तरंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव व द्रव्य तरंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे, इनके बारे में इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हाइगेन और न्यूटन, हाइगेन ने केवल प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की, जबकि हाइगेन ने प्रकाश में जैसे तरंगाग्र की, और तरंगाग्र में व्यतिकरण विवर्तन की व्याख्या और परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव, जीमान प्रभाव, रमान प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं कर पाया। तो जो इनके आधार पर जो मैक्सवेल ने कहा, मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है? गमन करता है, जो तरंग सिद्धांत को क्या करता है? कुछ हद तक, ये कहें कि कुछ हद तक तरंग सिद्धांत, हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत था, उसको सही प्रतिपादित या सही ठहराता है, ये कहें। फिर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव, जीमान प्रभाव, रमन प्रभाव आदि जो इफेक्ट प्रभाव हैं,
इनको हाइगेन के तरंग सिद्धांत से व्याख्या करने में क्या रहा, असमर्थ रहा, असफल रहा। फिर इसमें यह कहा है कि जब प्रकाश फोटॉन्स या बंडल्स के रूप में गमन करता है, छोटे छोटे पैकेट्स या फोटॉन्स या बंडल्स पैकेट्स के रूप में गति करेगा, तो प्लांक ने कहा था कि जब प्रकाश बंडल्स या पैकेट्स के रूप में गति करे, जिनको हम फोटोन कहें, और उस रूप में यदि प्रकाश गमन करे, तो इस स्थिति में जब भी कोई प्रकाश का बंडल या पैकेट किसी धात्विक सतह पर आपतित होगा, तो उस धात्विक सतह में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊर्जा पाकर वहां से क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। ये किसने बताया, प्लांक ने बताया। तो इससे में हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश के कारण जो धातु सतह होती है, जो प्लेट होती है, कैथोड प्लेट हो या चाहे एनोड प्लेट हो, तो उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि उससे उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पढ़ेंगे इसमें। फिर उसके साथ साथ में, उत्सर्जन के साथ साथ में हम क्या पढ़ेंगे, कार्यफलन पढ़ेंगे। कार्यफलन, उत्सर्जन, क्षमता पढ़ेंगे। फिर ये पढ़ेंगे कि उत्सर्जन के लिए क्या क्या स्रोत होते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव भी होता है, लाइट, जैसे मान लो किसी को हीट देकर के हम क्या करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवा सकते हैं, ठीक है। विद्युत धारा भी प्रवाहित करके भी क्या करवा सकते हैं, विद्युत उत्सर्जन करवा सकते हैं। या किसी भी उच्च आवृत्ति का प्रकाश भी हम आपतित करवा करके उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पढ़ सकते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम आवर्ती, दहली आवर्ती, फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव व प्रायोगिक सत्यापन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और इसका प्रायोगिक सत्यापन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। फिर पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। यानी कि चैप्टर के बारे में ये सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे, और ये कल से हम स्टार्ट करेंगे कि प्रकाश से उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, उत्सर्जन कैसे इलेक्ट्रॉन का होता है। जैसे कोई भी धातु सतह हो गई, इस पर जब उचित आवृत्ति का प्रकाश हम आपतित करवाते हैं, तो इस धातु सतह में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा पाकर क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहते हैं। ये हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।